नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन डिराइव करेंगे और इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव या इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग। तो लेट अस स्टार्ट दिस मैथमेटिकल डेरिवेशन। हमको पता है स्टेशनरी वेव इज फॉर्म ड्यू टू टू प्रोग्रेसिव वेव। का मतलब जब भी दो प्रोग्रेसिव वेव का आपस में इंटरफेरेंस होता है तो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेशनरी वेव का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको शुरुआत कहां से करनी है? टू प्रोग्रेसिव वेव से। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल वेवलेंथ एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी। So we are considering two exactly identical progressive wave, same amplitude, same wavelength, same frequency. They are traveling along a long uniform string. ये जो प्रोग्रेसिव वेव है ये एक लॉन्ग स्ट्रिंग पे ट्रैवल कर रहे हैं बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। Now we write the equations of this progressive wave. तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो उस वेव का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। तो इस वेव को हम लोग कॉल करेंगे y1। तो y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। यहां पे y स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला 2 पाई बाय कैपिटल T या 2 पाई n होता है, एंड k is called propagation constant and propagation constant K का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा। तो देखो अगले स्टेप में मैंने क्या किया, ओमेगा को लिखा 2 पाई बाय T, 2 पाई बाय कैपिटल T where capital is time period into T minus 2 पाई x by lambda। that means K को मैंने क्या लिखा 2 पाई बाय lambda। K is called propagation constant, omega is called angular frequency। फिर इसको अगर सिंप्लीफाई और करना होगा तो 1/t को मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1/t की जगह पे फ्रीक्वेंसी n लिख दो। तो देखो यहां पे 2 पाई भी कॉमन निकाल दिया, तो टेक 2 पाई कॉमन एंड 1/t को n लिख दो। तो इक्वेशन होगा y1 इक्वल्स टू a साइन 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्डा। वैसे अगर आप चाहे तो इस इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हो, इस इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हो, या इस इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हो। वी कैन फॉलो एनी वन मेथड। तो हम लोग टेक्स्ट बुक मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक में इक्वेशन इस इक्वेशन से डिराइव किया है, इसके लिए हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज इवन दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड और दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अभी इसके साथ कंसिडर करेंगे दूसरा इक्वेशन of another progressive wave traveling in the opposite direction। opposite का मतलब negative x direction। तो नेक्स्ट स्टेप होगा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव x डायरेक्शन। उसका भी इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम ही होगा, सिर्फ क्या करना है, ये जो माइनस साइन है उसको लिखना है प्लस साइन। तो सिर्फ एक चेंज होगा, माइनस साइन बिकम्स प्लस साइन। तो ये होगा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड ये होगा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। लेट द डिस्प्लेसमेंट बी y1 एंड y2। नाउ ये जो दो प्रोग्रेसिव वेव है ये स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रहे हैं, सेम स्ट्रिंग पे, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। का मतलब इन दो वेव्स का इंटरफेरेंस होना है या सुपरपोजिशन होगा,
एंड बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन या बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ दीज वेव्स हम लोग फाइंड करेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट। का मतलब स्ट्रिंग पे ये जो लॉन्ग स्ट्रिंग होगा उसके हर एक पॉइंट पे ये दो वेव सुपर इंपोज करेंगे तो उस पॉइंट का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहां हम लोग अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। इसका मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव। तो वी राइट y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। अभी इसके बाद हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन शुरू होगा। इसके बाद क्या करना है, y1 का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज y1 का फॉर्मूला एंड ऑल्सो सब्स्टिट्यूट y2 का भी फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे y1 और y2 को मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। y1 कितना है a sin 2 pi nt माइनस x बाय लैम्डा, y2 कितना है a sin 2 pi nt प्लस x बाय लैम्डा। दिस इज सब्स्टिट्यूटिंग y1 का वैल्यू एंड y2 का वैल्यू। वी कैन टेक a कॉमन where a is एम्पलीट्यूड। तो पहले इन दो टर्म्स में से a को कॉमन निकालो। तो देखो अगले स्टेप में क्या होगा, a को मैंने कॉमन लिया, ब्रैकेट में sin 2 pi nt माइनस x बाय लैम्डा प्लस sin 2 pi nt प्लस x बाय लैम्डा। ठीक है, टेकिंग a कॉमन। अब हमको इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। तो इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो फंक्शन है साइन के बाद इस पूरे फंक्शन को एज्यूम करो c। ये जो फंक्शन है साइन के बाद ये पूरा फंक्शन, तो इस पूरे फंक्शन को एज्यूम कर लो c। तो ये हो जाएगा साइन c। और ये जो फंक्शन है साइन के बाद 2 pi nt प्लस x बाय लैम्डा, तो इस पूरे फंक्शन को एज्यूम कर लो d। तो लेट दिस बी c एंड लेट दिस बी d। तो ये हो जाएगा साइन c प्लस साइन d। तो फिर इसको साइन c प्लस साइन d के एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स में साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ साइन c प्लस साइन d। इट इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। का मतलब इस ब्रैकेट को इस एक्सपेंशन से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो ये अपना c है और ये अपना d है, तो हमको क्या करना है c प्लस d करना है और अपॉन 2 करना है, c प्लस d अपॉन 2। तो अगर आप इसको और इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आएगा 2 pi nt। यू कैन ट्राई दिस एट होम। आप क्या करो c प्लस d कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो और उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आएगा 2 pi nt। तो ये हो गया c प्लस d बाई 2 का आंसर। तो c प्लस d बाई 2 का आंसर 2 pi nt। और फिर cos c माइनस d बाई 2। तो अभी क्या करना है, c ये अपना c है और ये d है, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 कर दो। इन दोनों को सबट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आएगा 2 pi x बाय लैम्डा। ठीक है, एक्चुअल में माइनस में आएगा, इट इज माइनस ऑफ 2 pi x बाय लैम्डा, बट हमको पता है cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, है ना। तो इन दोनों का सबट्रैक्शन अपॉन 2 आएगा माइनस 2 pi x अपॉन लैम्डा, बट cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। तो ये हो गया आपका c माइनस d बाई 2 एक्सपेंशन। तो फिर इक्वेशन क्या मिला, y इक्वल्स टू 2a। ये 2 कहां से आया, इस एक्सपेंशन से, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, है ना। ये 2 जो था ना एक्सपेंशन में, ये a के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो दिस इज 2 इंटू a साइन 2 pi nt। ये क्या है, c प्लस d बाई 2 है, इंटू कॉस 2 pi x बाई लैम्डा। फिर टर्म्स को रीअरेंज कर लो। तो फॉर द कन्वीनियंस हम लोग टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, कॉस को लिखेंगे पहले, साइन को लिखेंगे बाद में। तो फिर इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्डा साइन 2 pi nt। इक्वेशन वही है, सिर्फ cos और साइन फंक्शन को इंटरचेंज किया। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। इस इक्वेशन को आपको मेमोराइज करना है, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, y इज इक्वल टू 2a cos
2 pi x upon lambda sine 2 pi nt. This is called equation of stationary wave. Now अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, ये जो 2 pi by lambda है इसको लिखा k, where k is called propagation constant. तो replace 2 pi by lambda by k, तो ये होगा cos of kx. And this is 2 pi n, but 2 pi n क्या होता है, ओमेगा, angular frequency. तो मतलब this equation can also be expressed as 2a cos kx sin omega t. Even this equation can be called as equation of stationary wave. तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन दो अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है, आइदर यूजिंग दिस फॉर्म और यूजिंग दिस फॉर्म. इन इक्वेशंस को आपको याद रखना है. अभी इस इक्वेशन में का मतलब स्टेशनरी वेव्स के इक्वेशन में ये जो फंक्शन है 2a cos 2 pi x upon lambda, इसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय सिंबल r से. तो 2a cos 2 pi x upon lambda को मैंने डिनोट किया है r, और ये जो फंक्शन है 2a और cos वाला फंक्शन जिसको मैंने r कॉल किया है, ये होगा एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव. तो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव का फॉर्मूला होगा 2a cos 2 pi x upon lambda. तो इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव, इसको भी याद रखो. तो स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में 2a cos 2 pi x upon lambda is amplitude of stationary wave. तो अगर इसको मैंने r कॉल किया, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव r कॉल किया, तो फॉर्मूला क्या होगा, y is equal to r sin 2 pi nt. इस पूरे फंक्शन को मैंने r कॉल किया. तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज y equals to r sin 2 pi nt. एंड व्हाट इज 2 pi n, ओमेगा. तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. अभी स्टेशनरी वेव का इक्वेशन देखो और प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन देखो. ये है प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशंस और ये है स्टेशनरी वेव का इक्वेशन. तो कंपेयर द इक्वेशंस को कंपेयर करो. प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन और स्टेशनरी वेव का इक्वेशन कंपेयर करो, तो हमको पता चलेगा प्रोग्रेसिव वेव में जो साइन के बाद फंक्शन होता है, साइन या कोसाइन, तो प्रोग्रेसिव वेव में साइन के बाद जो फंक्शन होता है या कॉस के बाद जो फंक्शन होता है वो होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स. इसका मतलब अगर आर्ग्यूमेंट का मतलब साइन या कोसाइन के बाद वाला फंक्शन या ब्रैकेट, तो अगर आर्ग्यूमेंट ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स होगा, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आर्ग्यूमेंट ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स होगा, आर्ग्यूमेंट का मतलब फंक्शन प्रेजेंट आफ्टर साइन या कोसाइन. तो अगर साइन या कोसाइन के बाद ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स होगा तो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होगा, बिकॉज इसमें एक्स टर्म प्रेजेंट होगा, है ना, इसमें एक्स टर्म प्रेजेंट होगा. बट देखो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन, स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में कॉस फंक्शन में और साइन फंक्शन में, कॉस फंक्शन में और साइन फंक्शन में ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स नहीं है. इसमें देखो सिर्फ के एक्स है और इसमें सिर्फ ओमेगा टी है. बट साइन एंड कोसाइन फंक्शन में ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स फंक्शन नहीं है यहां पे. देयरफॉर दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. तो ये स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्यों है, बिकॉज साइन एंड कोसाइन फंक्शन में ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स टर्म नहीं है. अगर साइन एंड कोसाइन में ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स होगा तो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होता. बट स्टेशनरी वेव का इक्वेशन में साइन फंक्शन में और कोसाइन फंक्शन में ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी प्लस के एक्स टर्म नहीं है. इसका मतलब दिस इक्वेशन इज नॉट प्रोग्रेसिंग. इसका मतलब दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रैवलिंग. ये जो वेव है ये ट्रैवल नहीं करेगा, ये एक ही पॉइंट पे फिक्स होगा. Therefore, it is called stationary wave और standing wave. तो ये तो हो गया डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नोड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीनोड्स, बिकॉज हमको पता है स्टेशनरी वेव कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड एंटीनोड्स. तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नोड्स एंड एंटीनोड्स. We discuss formation of nodes and formation of antinodes.
व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, जो अभी हमने डिराइव किया था? इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज y इक्वल्स टू 2a cos 2 pi x by lambda sin 2 pi nt. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. फिर इसको मैं लिखा था y इक्वल्स टू r sin 2 pi nt, where r is 2a cos 2 pi x by lambda. इसको मैंने एज्यूम किया था r, और इस r को मैंने क्या बोला था? एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव. तो r इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव. अभी ऑब्जर्व करो r का फॉर्मूला. तो r का फॉर्मूला है 2a, r का फॉर्मूला है 2a cos 2 pi x by lambda. ठीक है, इसका मतलब ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव होगा ये x पे डिपेंड होगा, बिकॉज यहां पे 2a कांस्टेंट है और लैम्डा भी कांस्टेंट है. तो वी से एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्टेशनरी वेव डिपेंड्स अपॉन x. एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्टेशनरी वेव डिपेंड्स अपॉन x. एंड व्हाट इज x? डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन. तो अगर ये ओरिजिन है तो x होगा पार्टिकल्स का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. एंड देखो डिफरेंट पार्टिकल्स का डिस्टेंस x अलग अलग होगा. तो डिफरेंट पार्टिकल्स आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन, का मतलब सबका x का वैल्यू चेंज हो रहा है. एंड अगर x का वैल्यू चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल भी चेंज होगा. एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझ लो. एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव का मतलब क्या होता है? इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम. तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन x, इज अ फंक्शन ऑफ x. तो जैसे पार्टिकल्स का डिस्टेंस x चेंज होगा, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी चेंज होगा. That is why we said in the property of stationary wave, this was one of the property of stationary wave, amplitude of vibration is different for different particles. देखो ये हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं कि since amplitude of stationary wave is a function of x, तो जैसे x चेंज होगा amplitude of vibration भी चेंज होगा. ओके, एंड amplitude of stationary wave का मतलब amplitude of vibration of particles of a medium. ओके, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ नोड. नाउ नोड्स जिसको मैंने n से डिनोट किया है, तो ये जो पॉइंट्स है इसको क्या बोलेंगे? नोड्स, जिसका सिंबल होता है n. वी नो दैट नोड्स आर दोस पॉइंट्स ऑन अ स्टेशनरी वेव वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 0. इसका मतलब नोड जो पॉइंट होते हैं वहां का पार्टिकल रेस्ट पे होता है. नोड कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे मीडियम पार्टिकल एट रेस्ट होते हैं, दे डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल. इसका मतलब एट नोड्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल कितना होगा? 0. तो एट नोड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कितना होगा? 0, बिकॉज दीज पार्टिकल्स एट नोड आर परमानेंटली एट रेस्ट. तो एट नोड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव 0 होगा ऑलवेज. Now, therefore, r becomes 0. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट r का वैल्यू. r कितना है? 2a cos 2 pi x upon lambda. मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड a लिखा है स्मॉल a, यहाँ पे लिखा है कैपिटल A. वी कैन यूज एनी वन सिंबल. तो 2a cos 2 pi x by lambda must be equal to 0 at node. ठीक है, फिर इस 2a को यहाँ पे ट्रांसफर किया तो 0 upon 2a becomes 0. तो therefore 2a cos 2 pi x upon lambda becomes 0. ये 2a मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया तो 0 upon 2a 0 हो गया. तो at node cos of 2 pi x upon lambda should be 0. अभी ये क्या है? ये एक एंगल है ना? cos के बाद तो हमेशा एंगल ही होगा. तो यहां पे 2 pi x upon lambda एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो cos of an angle has to be 0. तो ऐसे कौन से एंगल के वैल्यूज है जिनका cos 0 होता है? तो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 एक्सेट्रा. का मतलब cos पाई बाय 2 is 0, cos 3 पाई बाय 2 is 0, cos of 5 पाई बाय 2 is 0. तो ये 2 पाई एक्स बाय लैम्डा एंगल है और इस एंगल का cos हमको 0 चाहिए. का मतलब दिस एंगल कैन बी पाई बाय 2,
this angle can be 3 pi by 2, this angle can be 5 pi by 2 and so on, because इन सब एंगल का cos वैल्यू 0 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखा एंगल 2 pi by lambda can take the value pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, etc. अभी हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यूज करके x फाइंड करेंगे। एंड व्हाट इज x? x होगा डिस्टेंस ऑफ द वेरियस पार्टिकल्स फ्रॉम ओरिजिन। x क्या है? डिस्टेंस ऑफ द वेरियस पार्टिकल्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये है ओरिजिन। तो ये x के वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? हमको क्या करना है, इस वैल्यू को एक एक एंगल के साथ इक्वेट करना है। ठीक है, तो अगर आपको x के वैल्यूज फाइंड करना है, इक्वेट दिस इक्वेशन विथ ईच ऑफ दिस एंगल्स। इनको इक्वेट करो। तो पहले मैंने इसको पाई बाय 2 के साथ इक्वेट किया, तो देखो पाई और पाई कैंसिल होगा, दिस 2 विल कम इन द डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 4 एंड लैम्डा विल गो इन द न्यूमरेटर। तो x कितना मिला? लैम्डा बाय 4। दूसरा वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेकंड एंगल के साथ इक्वेट करेंगे। तो नाउ इक्वेट 2 पाई बाय लैम्डा विद 3 पाई बाय 2, इसके साथ ये इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो पाई और पाई कैंसिल होगा, दिस 2 विल गो इन द डिनोमिनेटर, तो ये 4 हो जाएगा एंड लैम्डा विल गो इन द न्यूमरेटर, तो ये होगा 3 लैम्डा बाय 4। नेक्स्ट वैल्यू कैसे मिलेगा, इसको इसके साथ इक्वेट कर लेंगे, तो इक्वेट दिस वैल्यू विद 5 पाई बाय 2, तो पाई और पाई कैंसिल होगा, दिस 2 विल गो इन द डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 4 एंड लैम्डा विल गो अप इन द न्यूमरेटर, तो होगा 5 लैम्डा बाय 4। उसके बाद होता 7 लैम्डा बाय 4, उसके बाद होगा 9 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन। तो ये होंगे डिस्टेंसेस x के वैल्यूज। यहां पे x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये होंगे डिस्टेंसेस x के वैल्यूज जहां पे नोड का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट नोड कहां बन रहा है? लैम्डा बाय 4 पे, दिस इज पोजीशन ऑफ फर्स्ट नोड। सेकंड नोड कहां बन रहा है? 3 लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस पे। थर्ड नोड कहां बन रहा है? 5 लैम्डा बाय 4 पे, है ना। तो ये होंगे डिस्टेंसेस ऑफ सक्सेसिव नोड। ये होगा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नोड। तो देखो यहां पे डायग्राम में देखो, ये फर्स्ट नोड है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से लैम्डा बाय 4 है। ये सेकंड नोड है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 3 लैम्डा बाय 4 है। ये थर्ड नोड है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 लैम्डा बाय 4 है। देन कम्स फोर्थ नोड, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा? 7 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन। अगर मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड, अगर मुझे 2 कंसेक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मुझे इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, फिर मुझे इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। इफ आई सबट्रैक्ट दिस 2 वैल्यूज, आंसर आएगा लैम्डा बाय 2। अगर मैंने इन दोनों को सबट्रैक्ट किया, आंसर आएगा लैम्डा बाय 2। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड इज लैम्डा बाय 2। इवन दिस वाज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव। ये स्टेशनरी वेव का एक प्रॉपर्टी था, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड इज लैम्डा बाय 2। ओके, तो ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ नोड्स। नाउ वी कम टू कंडीशन ऑफ एंटीनोड, formation of antinodes. We know that at antinode particles of media vibrate with maximum amplitude. जहां पे एंटीनोड का फॉर्मेशन होता है, जहां पे एंटीनोड का फॉर्मेशन होता है, वहां का पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है। तो दिस इज पोजीशन ऑफ एंटीनोड, इवन दिस इज पोजीशन ऑफ एंटीनोड बिकॉज इवन दिस पार्टिकल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो at antinode amplitude of vibration of particle is maximum, और वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का? इट कैन बी +2a और -2a। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट एंटीनोड इज +2a और -2a। एम्पलीट्यूड +2a होगा अगर पार्टिकल अबोव द मीन पोजीशन डिस्प्लेस होगा, और एम्पलीट्यूड -2a होगा अगर पार्टिकल बिलो द मीन पोजीशन डिस्प्लेस होगा। तो पार्टिकल कैन बी हियर और इट कैन बी हियर। अगर पार्टिकल यहां पे होगा तो एम्पलीट्यूड 2a होगा, अगर पार्टिकल यहां पे होगा तो एम्पलीट्यूड -2a होगा, बिकॉज पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहा है। तो एट वन इंस्टेंट यहां पे होगा, एट नेक्स्ट इंस्टेंट वो यहां पे होगा। तो एट एंटीनोड एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव इज +or -2a, maximum which can be +2a or
माइनस 2a, ठीक है। तो r बिकम प्लस और माइनस 2a। व्हाट इज r का वैल्यू? r का वैल्यू है 2a cos 2 pi x अपॉन लैम्डा। तो इस r को मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। हाँ, मैंने यहाँ पे स्मॉल a लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है कैपिटल A, दोनों का मतलब सेम होता है, इट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो 2a cos 2 pi x लैम्डा मस्ट बी प्लस और माइनस 2a। तो 2a कैंसिल कर दो, 2a कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस और माइनस 1, है ना। 2a कैंसिल, तो प्लस और माइनस 1 विल रिमेन। तो cos 2 pi x by lambda is प्लस और माइनस 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देखो 2a कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस और माइनस 1 बचेगा, तो cos 2 pi x by lambda is प्लस और माइनस 1। अभी ये क्या है? ये तो एंगल है। 2 pi x by lambda क्या है? एंगल है। क्यों एंगल है? बिकॉज ये cos के बाद है। cos या sin या tan के बाद तो हमेशा एंगल होता है। तो हमको क्या पता चला कि इस एंगल का cos वैल्यू प्लस और माइनस 1 होना चाहिए। इस एंगल का cos वैल्यू प्लस और माइनस 1 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से एंगल के वैल्यूज है जिसका cos प्लस 1 या माइनस 1 होता है? तो ये होता है 0, बिकॉज cos 0 कितना होता है? प्लस 1। फिर नेक्स्ट एंगल होगा पाई, बिकॉज cos पाई कितना होता है? माइनस 1। फिर ये होगा 2 पाई, cos 2 पाई कितना होता है? प्लस 1। तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन एंगल्स के cos वैल्यू प्लस 1, एंड पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एक्सेट्रा, इनके cos वैल्यू कितना होते हैं? माइनस 1, ठीक है। तो अगर ये एंगल का cos प्लस और माइनस 1 चाहिए, तो ये जो एंगल है दैट इज 2 पाई x अपॉन लैम्डा कैन बी 0, कैन बी पाई, कैन बी 2 पाई, कैन बी 3 पाई एंड सो ऑन। तो इस एंगल के वैल्यू 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई होने चाहिए, बिकॉज इन एंगल्स के cos वैल्यू या तो प्लस 1 होंगे या माइनस 1 होंगे। अभी आगे क्या करेंगे? x के वैल्यूज फाइंड करेंगे। एंड व्हाट इज x? x होगा डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम ओरिजिन। तो x कैसे फाइंड करेंगे? सेम टेक्निक फॉलो करेंगे। तो इस एंगल को एक एक वैल्यू के साथ इक्वेट करते जाओ। तो पहले मैंने 2 पाई x बाय लैम्डा को 0 के साथ इक्वेट किया, तो x कितना मिला? 0, बिकॉज बाकी टर्म्स अगर मैंने यहां पे लिया ना तो 0 ही आने वाला है। फिर अगले वैल्यू के लिए मैंने क्या किया? इस वैल्यू को पाई के साथ इक्वेट किया, तो इसको पाई के साथ इक्वेट करो, तो पाई एंड पाई गेट्स कैंसिल, 2 विल गो इन द डिनोमिनेटर, लैम्डा विल गो इन द न्यूमरेटर, तो कितना होगा? लैम्डा बाय 2। नेक्स्ट वैल्यू के लिए मैंने इसको 2 पाई के साथ इक्वेट किया, तो इक्वेट दिस विद 2 पाई, तो 2 पाई कैंसिल एंड x इक्वल्स टू लैम्डा, ये लैम्डा यहां पे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट होगा 3 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन। तो ये हमको मिले डिस्टेंसेस ऑफ एंटीनोड्स फ्रॉम ओरिजिन। ये हमको क्या मिले? एंटीनोड के डिस्टेंस पता चले फ्रॉम ओरिजिन। तो ये होगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंटीनोड, ये होगा पोजीशन ऑफ सेकेंड एंटीनोड, ये होगा पोजीशन ऑफ थर्ड एंटीनोड एंड सो ऑन। अभी डायग्राम में देखो फर्स्ट एंटीनोड, तो फर्स्ट एंटीनोड कहां पे बन रहा है? एट x इक्वल्स टू 0 का मतलब ये जो मैंने स्टेशनरी वेव ड्रॉ किया है, ये जो मैंने स्टेशनरी वेव ड्रॉ किया है उसका ओरिजिन एंटीनोड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वापस एक बार, ये जो मैंने स्टेशनरी वेव ड्रॉ किया है उसका ओरिजिन एंटीनोड है, का मतलब दिस इज स्टेशनरी वेव हैविंग एंटीनोड एट द ओरिजिन, बिकॉज x इक्वल्स टू 0 पे क्या फॉर्म हो रहा है? एंटीनोड। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव whose origin is एंटीनोड। ये है स्टेशनरी वेव का इक्वेशन जिसका ओरिजिन एंटीनोड है। ये स्टेशनरी वेव एंटीनोड से शुरू होता है, तो एट ओरिजिन एंटीनोड हो गया, का मतलब ये हो गया फर्स्ट एंटीनोड का पोजीशन। उसके बाद देखो सेकंड एंटीनोड, तो सेकंड एंटीनोड कहां बन रहा है? लैम्डा बाय 2 पे फॉर्म हो रहा है। फ्रॉम ओरिजिन सेकंड एंटीनोड कहां फॉर्म हो रहा है? लैम्डा बाय 2 पे। Then comes third antinode, तो third antinode is at a distance of lambda, ये डिस्टेंस होगा lambda from origin। फिर होगा fourth antinode, यह कहां बनेगा? At a distance of 3 lambda by 2 from origin। तो in this diagram we can observe stationary wave with the distances of nodes from origin and distances of antinode from the origin। The first antinode, first node, second antinode, second node, third antinode, third node,
फोर्थ एंटीनोड, फोर्थ नोड एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे दो सक्सेसिव एंटीनोड के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया, आई वांट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, λ/2। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, ये भी λ/2 आएगा। वैसे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इसका भी सब्ट्रैक्शन λ/2 ही आएगा। तो वी कंक्लूड दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज λ/2। आपको यही स्टेटमेंट इसके बाद लिखना है, आपको यही स्टेटमेंट इसके बाद लिखना है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड इज λ/2। तो वी कंक्लूड दैट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड और एंटीनोड कितना होता है, λ/2 होता है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव का मतलब डेरिवेशन ऑफ स्टेशनरी वेव यूजिंग एनालिटिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव जो हमने डिराइव किया था, तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव लेट अस अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमको एमसीक्यूज में और न्यूमेरिकल्स में यूज करने हैं। तो विल अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूले एंड दिस फॉर्मूले आर बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। सबसे पहला, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोनेंट वेव। बच्चों हमको पता है कि स्टेशनरी वेव इज फॉर्म ड्यू टू टू प्रोग्रेसिव वेव। दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन का इंटरफेरेंस होने से स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो इन अ स्टेशनरी वेव्स प्रोग्रेसिव वेव विल एक्ट एज कंपोनेंट वेव का मतलब जब तक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल हो रहे स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, तो वो होगा प्लस और माइनस ए, प्लस और माइनस ए। Why plus or minus? Because particle can be displaced above the mean position or below the mean position. Maximum displacement can be above the mean position as well as below the mean position. तो above the mean position plus a, below the mean position minus a. तो स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में ये जो a है, स्टेशनरी वेव का ये इक्वेशन है, तो स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में जो a है ये प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड है। पॉइंट नंबर 2, एम्पलीट्यूड एट एंटीनोड का मतलब जो पार्टिकल एंटीनोड पे वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल, ऑल आर दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटीनोड। तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट एंटीनोड का मतलब जो पार्टिकल एंटीनोड पे है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कितना है, तो वो होगा प्लस और माइनस 2a। तो एम्पलीट्यूड एट एंटीनोड कितना होता है, प्लस और माइनस 2a। अगेन प्लस और माइनस, तो क्यों प्लस और माइनस, अगर पार्टिकल अबोव द मीन पोजीशन डिस्प्लेस होगा तो प्लस 2a एंड अगर पार्टिकल बिलो द मीन पोजीशन डिस्प्लेस होगा तो माइनस 2a। दैट्स व्हाई प्लस 2a और माइनस 2a का मतलब ये जो वैल्यू है 2a ये एंटीनोड का एम्पलीट्यूड है। 2a क्या है, एंटीनोड का एम्पलीट्यूड, ए क्या है, प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड। देन पॉइंट नंबर 3, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव और समटाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, बिकॉज स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड इज सेम एज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो उसके लिए फॉर्मूला है R इक्वल्स टू 2a cos 2 pi x upon lambda. This is called amplitude of a stationary wave. 2 pi by lambda होता है k, 2 pi by lambda होता है k, where k is called propagation constant. तो it can be 2a cos of kx. तो इसको बोलेंगे amplitude of stationary wave का मतलब स्टेशनरी वेव का जो फॉर्मूला है उसमें 2a
cos 2 pi x upon lambda, ये पूरा का पूरा फंक्शन इज एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्टेशनरी वेव। तो देखो स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में 3 different types of amplitude are present. In the equation of stationary wave, 3 different types of amplitudes are present. एक होता है एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, दूसरा होता है एम्पलीट्यूड एट एंटीनोड और तीसरा होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव। फिर नेक्स्ट होगा वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव या वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव। स्टेशनरी वेव ट्रैवल नहीं करता है, बट स्टेशनरी वेव जिससे बनता है प्रोग्रेसिव वेव वो तो ट्रैवल कर रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव का फॉर्मूला क्या होगा, एन लैम्डा, ये तुम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव का वेलोसिटी होता है एन लैम्डा और एन लैम्डा को ओमेगा बाय के भी लिखा जा सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज एन लैम्डा या ओमेगा बाय के, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड के होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। देन कम्स वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव। ये जो स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है ये ना तो मीडियम में आगे ट्रैवल करता है ना तो पीछे ट्रैवल करता है, ये एक ही जगह पे फिक्स्ड होता है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव कितना होता है, 0। स्टेशनरी वेव का वेलोसिटी कितना होता है, 0, बिकॉज स्टेशनरी वेव डू नॉट ट्रैवल थ्रू द मीडियम। देन लेंथ ऑफ वन लूप इज ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंट एंड स्टेशनरी वेव के अंदर लूप के फॉर्मेशन होते हैं। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी स्टडी किया था। स्टेशनरी वेव कंसिस्ट ऑफ लूप्स या सेगमेंट। और एक लूप किससे बनता है, देखो ये एक लूप हो गया है ना, ये एक लूप हो गया, ये भी एक लूप हो गया, ये भी एक लूप है। तो एक लूप किससे बनता है, 2 nodes and 1 antinode। तो one loop consists of 2 nodes and 1 antinode and antinode is always at the midpoint of the 2 nodes। antinode हमेशा 2 नोड के मिड पॉइंट पे होता है, सेंटर पे होता है। तो ये एक लूप हो गया है ना, ये एक लूप हो गया। तो एक लूप का लेंथ कितना होगा, तो एक लूप का लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड। लेंथ ऑफ वन लूप is equal to distance between 2 consecutive node and 2 consecutive node के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2। कितना होता है, लैम्डा बाई 2। तो लेंथ ऑफ वन लूप इज लैम्डा बाई 2। स्टेशनरी वेव का एक लूप का लेंथ लैम्डा बाई 2 होता है। का मतलब ये जो एक लूप होगा, ये जो एक लूप होगा उसका लेंथ लैम्डा बाई 2 है। तो फिर 2 लूप्स का कितना होगा, है ना, व्हाट इज लेंथ ऑफ 2 लूप्स। देखो एक लूप यहां से यहां तक, दूसरा लूप यहां से यहां तक। तो अगर एक लूप का लेंथ लैम्डा बाई 2 है तो इसका भी लैम्डा बाई 2 होगा। तो 2 लूप का लेंथ कितना होगा, 2 लैम्डा बाई 2। लेंथ ऑफ 2 लूप कितना होगा, 2 लैम्डा बाई 2। लेंथ ऑफ 3 लूप्स कितना होगा, 3 इंटू लैम्डा बाई 2। तो लेंथ ऑफ x लूप कितना होगा, x इंटू लैम्डा बाई 2। तो इफ देयर आर x नंबर ऑफ लूप्स, इफ देयर आर x number of loops in a stationary wave, तो x लूप का लेंथ होगा x times lambda by 2 because एक लूप का लेंथ होता है lambda by 2। तो these are some of the important formulae in the equation of stationary waves। बच्चों इन फॉर्मूला को मेमोराइज करो बिकॉज ये फॉर्मूले आपको एमसीक्यूज में और न्यूमेरिकल्स में यूज करने हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव के 2 अलग अलग फॉर्म्स है और इन 2 स्टेशनरी वेव के जो अलग अलग इक्वेशंस है उसमें डिफरेंस क्या है, तो ये हम लोग अभी पता करेंगे। स्पेशली एमसीक्यू सॉल्विंग में आपको दोनों इक्वेशन का नॉलेज जरूरी है। बट अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही इक्वेशन का डिस्कशन किया है। वो कौन सा इक्वेशन है, फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कौन सा इक्वेशन डिस्कस किया है, उन इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, ये सब बातें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में का मतलब जिस इक्वेशन को हम लोग ने डिराइव किया था इन द प्रीवियस वीडियो, वो ये इक्वेशन था। तो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव जो हम लोग ने
डिराइव किया था, जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ये इक्वेशन दिया है। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। क्या इक्वेशन था? y इक्वल्स टू 2a cos 2 pi x by lambda sin 2 pi t by t, or we can write 2a cos kx sin omega t, because 2 pi by lambda is k, propagation constant, and 2 pi by capital T is omega, angular frequency. तो this was equation of stationary wave। और इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हम लोग ने जो प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन लिए थे वो ये थे। का मतलब दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड यूजिंग दिस टू प्रोग्रेसिव वेव्स। तो इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव या इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव ये थे। का मतलब हमने डेरिवेशन की शुरुआत इन इक्वेशन से की थी और हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। तो उसमें प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशंस क्या थे? y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx and y2 equals to a sin omega t plus kx. This is progressive wave traveling along the positive x direction, and this is progressive wave traveling along the negative x direction. तो जब भी आप इन दो प्रोग्रेसिव वेव को ऐड करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलता है, और यही हमने डिराइव किया था, यही हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है। और ये जो स्टेशनरी वेव है उसका ओरिजिन होता है एंटीनोड। का मतलब दिस स्टेशनरी वेव स्टार्ट्स विथ एंटीनोड। का मतलब एट ओरिजिन एंटीनोड का फॉर्मेशन होता है। एट ओरिजिन x कितना होता है? 0। x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो एट ओरिजिन x होगा 0। अगर x 0 होगा तो ये हो जाएगा cos 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो 2a बचेगा, दैट इज एम्पलीट्यूड एट एंटीनोड। तो इस स्टेशनरी वेव का ओरिजिन होता है एंटीनोड, कुछ इस तरह। तो मतलब इस स्टेशनरी वेव का अगर डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो ऐसे होगा। तो एट ओरिजिन एट x इक्वल टू 0 एंटीनोड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया स्टेशनरी वेव का डायग्राम हुज ओरिजिन इज एंटीनोड। ये देखो एंटीनोड से शुरू करें तो एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड एंड सो ऑन। बट स्टार्ट कहां से हुआ? एंटीनोड। ओरिजिन पे क्या फॉर्म हो रहा है? एंटीनोड। तो इसके ओरिजिन पे एंटीनोड का फॉर्मेशन होगा। और इस स्टेशनरी वेव के एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या था? 2a cos 2 pi अपॉन लैम्डा। का मतलब ये जो टर्म है ये स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड हमने डिफाइन किया था, इसका सिंबल हमने r लिया था। तो ये थे इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ये था इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ये है ओरिजिन पे एंटीनोड, और ये था एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव। एंड दिस इज व्हाट इज वी हैव डिस्कस इन आवर डेरिवेशन, एंड दिस इज व्हाट इज गिवन इन आवर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। बट स्टेशनरी वेव का एक और इक्वेशन भी होता है, और ये इक्वेशन दिया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। दोनों इक्वेशन राइट है, अपने टेक्स्ट बुक में ये दिया है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये इक्वेशन दिया है। बोथ इक्वेशंस आर करेक्ट, दोनों इक्वेशन राइट है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इज y equals to 2a sin 2 pi x by lambda cos 2 pi t by t, or y equals to 2a sin kx cos omega t। 2 pi by lambda is k, 2 pi by t is omega। देखो इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? सिर्फ साइन एंड कॉस का वैल्यू इंटरचेंज हो गया। वैल्यू का मतलब टर्म इंटरचेंज हो गया। का मतलब यहां पे साइन आ गया और यहां पे कॉस आ गया, है ना? सिर्फ साइन और कॉस जो है ना वो इंटरचेंज हो गए। इन प्लेस ऑफ कॉस साइन आ गया, इन प्लेस ऑफ साइन कॉस आ गया। तो ये भी स्टेशनरी वेव का इक्वेशन हो सकता है। इवन दिस कैन बी इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। बट इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन ये होना चाहिए। अगर आपको ये इक्वेशन डिराइव करना है तो आपको प्रोग्रेसिव वेव इन इक्वेशन से शुरू करने पड़ेंगे। तो इसमें प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होगा y1 इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t, एंड दूसरा होगा y2 इक्वल्स टू a sin kx प्लस ओमेगा t। दिस इज प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, and this is progressive wave traveling along the negative
एक्स डायरेक्शन। तो अगर आप इन दो इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। देखो डिफरेंस देखो, ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां पे के एक्स माइनस ओमेगा टी, दोनों इक्वेशन राइट है, दोनों प्रोग्रेसिव वेव के ही इक्वेशंस है। बस इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव डिपेंड करेगा कि आपने किस प्रोग्रेसिव वेव से शुरू किया है। तो इवन दिस कैन बी इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। सिर्फ क्या हो गया, कॉस एंड साइन जो है ना वो इंटरचेंज हो गए, है ना। इस स्टेशनरी वेव का जो इक्वेशन है उसका ओरिजिन होगा नोड। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव विच स्टार्ट्स विथ नोड, का मतलब इस इक्वेशन के ओरिजिन पे नोड का फॉर्मेशन होगा। नोड का मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो ये स्टेशनरी वेव कुछ ऐसे दिखेगा। यहां देखो एट ओरिजिन नोड फॉर्म हुआ है, का मतलब एट एक्स इक्वल टू जीरो नोड का फॉर्मेशन हुआ है। एट एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब पुट एक्स एज जीरो। तो अगर यहां पे एक्स जीरो होगा तो ये साइन जीरो हो जाएगा, एंड साइन जीरो होता है जीरो, तो पूरा एम्पलीट्यूड फंक्शन जीरो हो जाएगा। का मतलब ये जो स्टेशनरी वेव है ये नोड से शुरू करता है। तो नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड एक्सेट्रा। तो दिस इज स्टेशनरी वेव विच स्टार्ट्स विथ एंटीनोड, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव विच स्टार्ट्स विथ नोड। डिफरेंस आपको इन दो डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये जो स्टेशनरी वेव है ये एंटीनोड से शुरू कर रहा है, और ये जो स्टेशनरी वेव है ये नोड से शुरू कर रहा है। तो इस स्टेशनरी वेव के ओरिजिन पे नोड का फॉर्मेशन होगा, एंड इस स्टेशनरी वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 2a sin 2 pi x upon lambda। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ स्टेशनरी वेव विल बी 2a sin 2 pi x upon lambda, है ना। एम्पलीट्यूड का सिंबल कैपिटल ए भी हो सकता है या स्मॉल ए भी हो सकता है। मैंने कुछ जगह पे कैपिटल ए सिंबल यूज किया है, मैंने कुछ जगह पे स्मॉल ए सिंबल यूज किया है, पर कैपिटल ए और स्मॉल ए का मतलब सेम होता है। इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। यू कैन राइट कैपिटल ए सिंबल और यू कैन राइट स्मॉल ए, दोनों का मतलब सेम है। तो इस स्टेशनरी वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला होगा 2a sin 2 pi x upon lambda। तो ऐसे स्टेशनरी वेव के दो इक्वेशन पॉसिबल है। This equation is given in our government textbook and this equation is given in NCERT textbook। इस इक्वेशन के लिए ये होंगे प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशंस, और इस इक्वेशन के लिए ये होंगे प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशंस। इस इक्वेशन का ओरिजिन एंटीनोड है, इस इक्वेशन का ओरिजिन नोड है। तो these are different forms of equation of stationary waves।